नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूँ और ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज मैं बता दूं कि ये जो मैं एमटीएस का प्रैक्टिस सेट चला रहा था वहां से 6 से 7 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कोई भी बात हवा में नहीं होती है, ये एग्जाम चालू भी नहीं हुआ था उससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट चलाया है। आप देख सकते हैं चैनल पे पढ़ाई होगा, भले व्यू कम होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान ये पूछा गया था। ये तो 3-4 दिन पहले भी बात कर ली थी जब एचडीआई पूछा गया था, याद है? यूएनडीपी ने एचडीआई कितना रखा है इंडिया के लिए, ये करंट वाली तो 132वां स्थान रखा है। 2020 के लिए 21 में जारी किया गया था, उसमें 131वां स्थान था एचडीआई में। उसी दिन सब इंडेक्स बात कर लिए थे, तो हमारा 107वां जो है हंगर इंडेक्स में स्थान है, भूख में जो है स्थान है। इसके अलावा विश्व हैप्पीनेस में हमारा स्थान 136वां है। इसे याद करने का तरीका है, भारतीयों को हंसने से 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं होना। मानव विकास सूचकांक में जो है ये करंट वाला 132वां स्थान है और 2021 में जारी किया गया है वो 2020 वाला होता है। ठीक है, 22 में जारी किया होता है 21 वाला होता है, 23 में जो जारी होगा वो 22 वाला होगा। तो ऐसे समझे है ना। तो जो 22 वाला है ये आपका 132वां स्थान दिया गया है एचडीआई में। भ्रष्टाचार सूचकांक में हम 85 स्थान पे हैं। साइबर जो सुरक्षा है हमारा साइबर प्रोटेक्शन, इसमें हम 10वें स्थान पे हैं। तो ये बात सब ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, आज एक बच्चे ने कमेंट किया था थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है क्या पढ़ लूं, तो मैंने बताया था भाई दिल्ली सल्तनत पढ़ लो, थोड़ी सी काम आएगी। यहाँ से पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश का क्रम क्या है। सब दिन आपको जो है सबका प्रथम शासक और पूरे क्रम लिख के समझाया हूँ, चाहे मैं वीडियो लंबा हो जाए इसकी परवाह किए बिना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश ने शासन किया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और एक था लोधी। ठीक है, तो सैयद जो वंश है ये चौथा वंश है। और मैं ये भी बताया था कि जब वंश वाला पूछेगा ना तो आपको 2 वंश पूछेगा, एक तो सैयद वंश पूछेगा है ना, और एक आपका गुलाम वंश पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं गुलामुद्दीन ऐसा कहीं लिखा है क्या, सैयदुद्दीन ऐसा कोई संस्थापक है क्या इसका, तो इसीलिए ये पूछा जाता है। बाद बाकी सभी नाम से मतलब है जुड़ा हुआ है। जैसे खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, लोधी वंश का बहलोल लोधी। तो ये सब जो है प्रथम शासक कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश का खिज्र खां। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे लिख के रखा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है जी लाखों का दान देने वाला। ये कैसे मरे थे? तो घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय मरे थे। ठीक है, इसकी क्या कृति है? तो कुतुब मीनार जो है इसके नींव रख पाए थे। ठीक है, पूरा नहीं बना पाए थे, नींव रख पाए थे। इसके अलावा गुलाम वंश को जी ममलूक वंश कहते हैं हिस्ट्री में, तो इसे बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये स्थापना कब करते हैं? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक मरे कब थे? 1210 ईस्वी के अंदर। खिलजी वंश आता है, गुलाम खिलजी। इसको कैसे याद रखते हैं हम? तो गाना के लफ्ज में याद रखे हैं, गुल खिला तुम सनम लो, है ना, तुम सनम लो। हिंदी पे हिंदी गाना सुनते हैं ना जी, तो ये मिल जाता है गाना जैसे कि भाई जो अपने मासूका के लिए कोई बोलती है फूल खिला लो, इस प्रकार से, है ना। तो मैं याद रखा हूँ गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुल खिला तुम सनम लो। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं याद रख पाया हूँ। अगर आपको भी रह पाए तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का कुल कार्यकाल जो है 1206 से 1526 तक चला था और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और इसी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और मुगल वंश की स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी। ठीक है, प्रथम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सैयद वंश का शासनकाल जो था 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। खिज्र सल्तनत काल पे दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला जो है ये आपका तुगलक वंश है। ठीक है, तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक जो है शासन किया था। इससे पहले जो है कल के शिफ्ट में आपको फिरोज शाह तुगलक का जो है ये पूछा गया था, शासन अवधि 1351 से 1388, है ना। तो ये सब दिल्ली सल्तनत से जो है क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपको देख के जाना है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था चंपारण सत्याग्रह से संबंधित, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कि क्या पूछा गया था। बहरहाल मैं आपको पूरा तो फैक्ट दे ही चुका हूं चंपारण सत्याग्रह से, और फिर से दे दूंगा एक बार। कुछ भी क्वेश्चन पूछा होगा आंसर आपको इसी के पास यहीं पे मिलेगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होती है, बिहार के चंपारण में होती है। किस कारण से होती है? तो 3 कठिया पद्धति के विरोध में होती है। अब ये 3 कठिया पद्धति किया था तो 1/3 जमीन पे, यानी मान लीजिए मेरे पास 9 कट्ठा जमीन है तो मुझे 3 कट्ठा जमीन पे जो है नील की खेती
करना अनिवार्य हुआ करता था अंग्रेजों के मुताबिक। इससे परेशान होके वहाँ का जो एक मतलब किसान था राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित करते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह करा जाता है, उसमें खूब सहयोग मिलता है और बाद में जो है आपका तिनकटिया पद्धति बंद भी होती है। गांधी जी का ये जो है आपका मतलब फिजिकली रूप से इंडिया के अंदर पहला सत्याग्रह था। इससे पहले बहुत सारे सत्याग्रह किए थे, लेकिन ये जो है साउथ अफ्रीका के अंदर किए थे। जैसा कि आप जानते हैं 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में जो है 9 जनवरी को लौटे थे, और यही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और 2023 में प्रवासी दिवस मनाया गया है, ये आपका इंदौर के अंदर मनाया गया है। इंदौर आपका एमपी के अंदर है। इंदौर लगातार छठी बार स्वच्छता रैंक में प्रथम शहर है। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी का जो है बता ही दिए, गांधी जी के अन्य आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा आंदोलन। असहयोग आंदोलन जी आपका 1920 में हुआ था, 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण बंद करना पड़ा था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को होता है, नमक कानून बना के इसे रोका जाता है, मतलब अंजाम दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, करो और मरो का नारा इन्हीं के द्वारा दिया था। खेरा आंदोलन मिल के मजदूरों के जो है हेल्प के लिए हुआ था। इसके अलावा वर्तमान 2023 के अनुसार विश्व भूषण हरिश्चंद्रन किस राज्य के राज्यपाल है। देखिए जो क्वेश्चन पूछने की तरीके हैं इस बार के टीसीएस सीआरपीएफ एग्जाम के अंदर, कि 5 दिन पहले का भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो 5 दिन पहले यानी अभी जो हाल में है विश्व भूषण हरिश्चंद्रन साहब, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बना दिए गए हैं। तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ मार के आना, अगर छत्तीसगढ़ नहीं हो तो आंध्र प्रदेश को करके आना था। ठीक है। और एक बात आपको याद है कि पिछले साल 2022 में उड़ीसा सम्मान यानी कलिंग सम्मान जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा विश्व भूषण हरिश्चंद्रन साहब को ही दिया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ असम वैभव आपको दिया गया था, किसको, रतन टाटा साहब को। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे पिछले साल में। हो सकता है भाई अभी आप विश्व भूषण हरिश्चंद्रन साहब को छेड़ा है तो पूछे भाई कलिंग सम्मान जो है किसे दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे हाई फर्टिलिटी रेट, जो सबसे हाई फर्टिलिटी रेट है ये आपका बिहार का है। एक माता के ऊपर 3 बच्चे औसतन जो है बिहार में रहा है ना। तो और देश के औसत फर्टिलिटी रेट से जो है ये अधिक था। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम साक्षरता भी बिहार है जी, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार का है। सबसे अधिक गरीबी भी बिहार के अंदर है। ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होता है। बताया हूं, और ये भी मैं एग्जांपल दिया था कि मेरे जैसे कॉमन आदमी सोना के बारे में सोचते भी नहीं है कि इतनी महंगा होती है, और साथ ही साथ और भी इनके बहुत सारे इनकी विशेषता बताए हैं हम जी, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ फिर से। लैटिन नाम इसका एयू होता है। एयू को हम ऑरम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरम कहते हैं। प्रकृति में एकमात्र ऐसा धातु है ना, जो आपका पूर्णतः जो है, ऐसे तो चांदी भी मिलता है लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे यही रहता है, पूर्णतः स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था कहने का मतलब है कि ओर के रूप में नहीं पाया जाता, ये डायरेक्ट शुद्ध मिलता है। नदियों में मिलेगा तो जो सोने का कण जो मछुआरा लोग इकट्ठा करता है किसी किसी नदी में पाया जाता है ना। तो ये जो है शुद्ध मिलेगा, उसको कुछ रिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। प्रकृति में सोना और चांदी ये दोनों मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। ठीक है। तांबा जो है ये मुक्त प्लस संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाएगा, या तो शुद्ध भी मिलेगा या ओर के रूप में मिलेगा। ओर समझ रहे हैं ना जी, अयस्क जैसे मतलब अशुद्ध चीज अयस्क होता है, पहले अशुद्ध उसे शुद्धि करके रिफाइन करके शुद्ध चीज प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जैसे लोहा का अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब लोहा का अयस्क है। ठीक है। तो लैटिन नाम आपका जो है परमाणु क्रमांक 79, लैटिन नाम एयू। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना जो है तन्य धातु होता है, तन्य धातु मतलब सबसे अधिक लगभग जो है सबसे अधिक तन्यता होती है इसकी धातुओं में। तन्यता करने का मतलब लचीलापन। आप 1 ग्राम सोना खरीदते हैं, अंगूठी बनवा लेते हैं, अगर 1 ग्राम लोहा का अंगूठी बना ले तो मैं मान लूं, है ना। तो ये लोहा इतना तन नहीं है जितना सोना है। एग्जाम्पल देने के लिए बताया था भाई, है ना। आप तो 2 किलो भी खरीद सकते हैं सर, है ना। सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना एकमात्र द्रव अम्लराज में घुलता है। अम्लराज HNO3HCl सुने होंगे ना, इन दोनों के संयोग से बनता है आपका अम्लराज, है ना। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसी अम्लराज में जो है आपका सोना घुलता है और दुनिया के किसी भी द्रव्य में नहीं घुलता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट के होते हैं। चांदी का परमाणु क्रमांक, तांबा का परमाणु क्रमांक भी आपको याद रख के जाना है ना। तो कॉपर का जो होता है 29 होता है ना। और चांदी का जो है 47 होता है शायद, है ना। चांदी का अर्जेंटम का हो जाएगा आपका 47 हो जाता है जी, एकदम सही है, 47 हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों को भी ध्यान रख के जाना है।
इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व है ना। इसके अलावा 7 आवर्त है और 18 समूह है। पहले वाले में 7 आवर्त और 9 गो समूह था या वर्ग था, ठीक है। पर प्राचीन वाले का खोजकर्ता आपका मेंडेलीव था, मेंडेलीव महोदय। आधुनिक वाले का कौन है? मोसले महोदय, ठीक है। आधुनिक वाले में जो 118 तत्व हैं ये कैसे हैं? तो 91 गो धातु है, 20 गो धातु है, 7 गो उपधातु है। उपधातु मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलेनियम वगैरह, ठीक है, जो न तो धातु हो और न ही अधातु हो, यानी गुण दोनों का रखता हो, है ना। तो ये होता है उपधातु। एक एस सुब्रमण्यम किस खेल के प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं? देखिए एस सुब्रमण्यम को पूछा गया था, कोई बच्चा बोल रहा है एस सुब्रमण्यम जो इकोनॉमिक्स हैं उससे क्वेश्चन आया था। तो इससे मैं पूरी तरीके से वोट नहीं डालूंगा कि भाई यही क्वेश्चन था, लेकिन एस सुब्रमण्यम पूछा गया है, ठीक है। सुब्रमण्यम पूछा गया है, ठीक है। और खिलाड़ी था किससे संबंधित है पूछा गया था। तो एक इकोनॉमिक्स से भी चंद से मतलब सुब्रमण्यम साहब संबंधित है, ठीक है। और एक आपका खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी वाला था कि इकोनॉमिक्स वाला था ये तो कंफर्म नहीं हो पाया। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एस सुब्रमण्यम अगर खेल से पूछा होगा, क्योंकि ये इंपोर्टेंट रोल अदा किए हैं ओलंपिक के अंदर बात के लिए, तो इसीलिए ये पूछा गया हो सकता है। तो एस सुब्रमण्यम फुटबॉल से संबंधित है, ये गोलकीपर का काम करते थे और 1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तथा रोम के जो 60 में हुआ था, रोम में मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में काम किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से निम्नलिखित में से क्या लिया गया है? जिसमें 4 चीज दिया गया है, जिसमें से एक कनाडा का संविधान का दिया गया होगा। तो अवशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान से, है ना। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये भी कनाडा के संविधान से। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन क्षेत्र है, जो आपका मतलब न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र है, ये आपका जो है कनाडा से ही लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, अमेरिका वाले स्लॉट में आ गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये दोनों अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लेंगे, लेकिन मौलिक अधिकार इसमें मैं लिखना चाह रहा था, कर्तव्य लिखा गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, जो 6 है वर्तमान में, ठीक है। और मौलिक जो कर्तव्य है ये 11 है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय ढांचा या संसदीय प्रणाली जो है ये भी आपका ब्रिटेन के संसद से ही प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य का मनोनयन होता है, 238 तो चुनाव से आता है और 12 आता है मनोनयन से, इसीलिए 250 होता है टोटल राज्यसभा के अंदर। तो ये भी आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 368 देखता है। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के बैमर संविधान से 352 356, है ना। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति से अपनाया गया है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला नदी। एमटीएस के सेट में पढ़ाए हैं और बिहार एसएससी के सेट में पढ़ाए। मुझे पता है दोस्तों कहाँ पे पत्थर फेंकेगा एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि विश्व स्तर पे तो लूसेंट में दिया गया है, सब याद कर लेता है, दिया गया है ये भी, लेकिन ये छोटा चीज है तो छोटा चीज मान के आदमी छोड़ देता है ना। तो कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं माही नदी को, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ये 8 राज्य मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब तो इसके जो है बहुत सारे नए मतलब कॉपी आ गए हैं जी मार्केट में, माना हमारी इस चीज सबका, है ना। तो ये जो है आपका यहाँ से लाइन खींचते हैं और मैं सीधे बताऊँ, आंख मूंद के खींच दो, आपका जो है कर्क रेखा आ जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया जी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखिए यहाँ से खींचना है आपको, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, ये नीला वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपका 8 राज्य है। मैप से सिखाने को बहुत कुछ है और सीखने को भी बहुत कुछ है। देखिए ये 3 तरफ से घुरा हुआ ये बांग्लादेश है, व्हाइट वाला पोर्शन, और यहाँ पे ये छोटकू जो नीला वाला है ये त्रिपुरा है। तो 3 तरीके से नहीं घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अफगानिस्तान के सबसे छोटकू सीमा लगता है आपका, कल पूछा गया था या आज ही नहीं कल पूछा गया था, 106 किलोमीटर। ये देखिए अफगानिस्तान का सीमा जो है ये यहीं पर ही थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पाकिस्तान का सीमा जो है सर्वोच्च तीसरा सबसे बड़ा सीमा है। बांग्लादेश की सीमा ये इंडिया के साथ सबसे बड़ा सीमा तय करता है ना। तो ये सभी बात जो है यहीं पर डिस्कस कर ले तो ज्यादा अच्छा है। मैप देखना अपने आदत में आप डालिए, मैप देखने की, है ना, बहुत सारा हेल्प मिलेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब की थी? तो 28 मार्च 1929 को। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार
सबसे अधिक जनसंख्या पूछा गया था जी, ये क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3 चीज तो हमेशा आपके जेब में होना चाहिए, एक तो लिंगानुपात, घनत्व। घनत्व 382, लिंगानुपात 43, साक्षरता 74.04 या फिर 73% है ना, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, डोंट वरी। इसके अलावा 80.9 मेल साक्षरता या फिर 82.1, 64.6 जो है लेडीज वाली साक्षरता, 1.21 जो है। और अब आपका क्या जनसंख्या और 17.64 है ना, दशकीय वृद्धि, ये सब याद रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपका जो जनसंख्या है तो ये तो डायरेक्ट यूपी में है। मैं यहाँ पे क्षेत्रफल वाला ले रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से जो बड़ा है आपका स्टेट है ये राजस्थान है, दूसरा स्थान एमपी है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र है, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश है, पांचवा स्थान जम्मू कश्मीर है। ये वाला फिगर दिखाने का एक जो है मेरा मकसद था दोस्तों। अगर जो बच्चे पहले 4 साल पहले ये क्वेश्चन याद कर रखा है, क्योंकि ये समझेंगे कि 2011 की जनगणना तो फिर के बाद तो डाटा नया आया ही नहीं, तो नहीं बदला होगा, लेकिन मैं बताऊं ये चीज बदल गया है। ये क्यों बदल गया है? क्योंकि पहले जो है आपका 3 नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश हुआ करता था, सॉरी 4 नंबर पे, लेकिन जब तेलंगाना फॉर्मेशन हो गया है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों इस स्लैब से हट गए हैं प्रथम 5 में, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपका स्टेट है, ठीक है। तो इसीलिए बताने के लिए यहाँ पे रखा हूँ। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में आए से प्रश्नों का विस्तृत एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।